Good morning, everyone. Welcome to the live session of Manula classes for daily news analysis. Today is 22nd of January 2024. You are watching with Naresh Sharma, and today's is 22nd of January is going to become the history in Indian history. भारत के इतिहास में 22 जनवरी अब एक बड़ा दिवस बन जाएगा और this day will be celebrated for upcoming centuries. So now today's most important news is Ram Temple in Ayodhya. This is the style of Ram Temple. This is the model. You can imagine that what the beauty, the scenic beauty of Ram Temple will be going to be seen by the people in India and of course people from around the world. आज इसके बारे में जानते हैं तो कॉन्सेक्रेशन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या विल बी हेल्ड टुडे। आज इसका जो है उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन होने जा रहा है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसके लिए बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं उनको अटेंड किया जाएगा। उसके बाद द टेम्पल विल बी ओपन फॉर पब्लिक अ डे लेटर, मीन्स उसके बाद 23 ऑफ जनवरी से जो राम टेम्पल है ओपन हो जाएगा बाकी सभी लोगों के लिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद। व्हाट इज प्राण प्रतिष्ठा? प्राण की बात जब हम यहाँ पर करते हैं तो सोल की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं। लाइफ की मीन्स लाइफ की बात हम करते हैं, जीवन की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा मीन्स जो प्रतिमा होती है, प्रतिमा जब हम उसकी स्थापना करते हैं तो उससे पहले आपने देखा होगा कि जो प्रतिमाएं होती हैं जहाँ पर उनका कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर उनकी कभी पूजा नहीं होती। उनकी पूजा कब स्टार्ट होती है? जब वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक टेम्पल में जब उनको स्टैब्लिश किया जाता है और स्टैब्लिश करने से पहले बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है और उन रिचुअल्स के थ्रू उनमें ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर लाइफ, यहाँ लाइफ का मतलब जीवन या आप इसको मान सकते हैं एक पावर, एनर्जी, उसको उस प्रतिमा के अंदर स्टैब्लिश किया जाता है। उसी को हम प्राण प्रतिष्ठा की प्रोसेस बोलते हैं। उसमें उन प्रतिमाओं को जल के अंदर रखा जाता है, अनाज के अंदर रखा जाता है, बहुत सारे मंत्र किए जाते हैं, हवन किया जाता है, बहुत कुछ उसके लिए किया जाता है, तब जाकर के प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अर्थात उन प्रतिमाओं में, उस प्रतिमा में जीवनी शक्ति आती है या जीवनी शक्ति का मतलब है कि उसमें वो ऊर्जा का संचार होता है, वो एनर्जी जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, जहां से लोग फिर उस प्रतिमा के स्वरूप में मीन्स इन द फॉर्म ऑफ दैट आइडल पीपल स्टार्ट वर्शिपिंग द पर्टिकुलर गॉड थ्रू द सिंबल ऑफ प्रतिमा। तो प्रतिमा के सिंबल के रूप में वो अपने प्रभु को, अपने गॉड को वर्शिप करना स्टार्ट करते हैं। टू कोमेमोरेट द ओकेजन सेंटर हैज गिवन हाफ डे का ऑफ सबको मिला हुआ है और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो फुल डे का हॉलीडे जो है लोगों को दिया है वर्क से। तो बहुत सारी जगह पे आज के दिन क्या है, हॉलीडे है। ये जो राम जन्मभूमि टेम्पल की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट आया था 2019 में और टाइटल सूट था राम जन्मभूमि वर्सेस बाबरी मस्जिद। ये एक केस था, तो बाद में ये जो है राम जन्मभूमि के पक्ष में ये फैसला आया और उसके बाद में द वे was cleared by the Supreme Court judgment to make the temple. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक नई डायरेक्शन आई है, तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट आर दीज डायरेक्शंस? द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डायरेक्टेड ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस डिजिटली। मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये डायरेक्शन आया है कि सारे के सारे फॉर द ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस दैट इज डिजिटली। तो अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन के हों या स्कूल्स के हों, उन बच्चों को 8th शेड्यूल की जो लैंग्वेजेस हैं उन सब में वो मटेरियल प्रोवाइड कराएं और वो भी कैसा, डिजिटली विद इन द नेक्स्ट 3 years। तो ये 3 year का टाइम उनको दिया गया है कि जो बच्चे आपके यहाँ स्टडी करते हैं उनको जो 8th शेड्यूल में इंडिया के में जो लैंग्वेजेस हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं, वो 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें लास्ट में ऐड कौन सी हुई थी, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये जो लैंग्वेज थे आपको ध्यान होगा।
ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 लैंग्वेजेस को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो ये डिजिटल मींस जो डिजिटल कंटेंट होगा वो अब 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं 22 लैंग्वेजेस उसमें प्रोवाइड करना मैंडेटरी हो जाएगा फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस हो दोज आर एसोसिएटेड विद एजुकेशन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्या है इस मैंडेट में, ऐसा क्या है देखो, फर्स्ट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे लिए आई थी 2020 में, और उसने ये कहा जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो वो कहती है कि हम मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करेंगे, मींस बहुभाषावाद को, मींस वी विल प्रोवाइड एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस इन एवरी लैंग्वेज और एट द एवरी लेवल। तो जो हमारे पास इंडिया में जो लैंग्वेजेस हैं हम उन सबको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस में। नेक्स्ट हमारे पास ऑलरेडी आर्टिकल 350A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि गवर्नमेंट शुड एंश्योर चिल्ड्रन फ्रॉम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स आर एजुकेटेड इन देयर मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। तो आर्टिकल 350 कहता है कि जो बच्चे हैं जो प्राइमरी लेवल पर उनको जो एजुकेशन दी जा रही है उनको एजुकेशन कंपल्सरीली उनकी मातृभाषा में उनको दिया जाए। ठीक है, उनके लिए कैसी मीन्स, सपोज करो कि कोई बच्चा तमिल में कहीं पढ़ रहा है और उसकी मातृभाषा है तमिल, तमिलनाडु में वो बच्चा पढ़ रहा है, आप उसको जाकर के एकदम से मणिपुरी लैंग्वेज में क्या उसको समझाना स्टार्ट कर दे, नहीं, बच्चे का जो ग्रेस्पिंग पावर है वो डाउन हो जाएगा। दैट्स वाई मदर टंग होती है उसमें बच्चा हमेशा बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी ये कहा गया था कि एज फार एज पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन शुड बी इन द मदर टंग। तो इसमें भी ये सब कहा गया था कि हम मदर टंग को ही प्रमोट करें। यू कैन फाइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरियस कंट्रीज वेयर मदर टंग इज द प्राइमरी medium for educational instructions. Those countries has performed well. Suppose for example जापान, वहाँ पर एजुकेशन का जो लैंग्वेज है जापानीज है, वहाँ देखो बच्चों का जो स्टेटस है, मेंटल लेवल है, बहुत हाई है। इंग्लिश देख लीजिए आप, जहाँ इंग्लिश मदर टंग है और उनको इंग्लिश में एजुकेशन मिलती है, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जर्मनी की बात देख लीजिए, जर्मनी में लोग वहीं की अपना ही लेवल पर करते हैं। रशिया को आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए आप, स्विट्जरलैंड को देख लीजिए, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं जहाँ मदर टंग को प्रमोट किया जाता है प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन में, तो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके क्या क्या हमारे लिए मदर टंग के बेनिफिट्स होंगे, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, देखो, इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स। तो बच्चा जब अपनी मदर टंग में एजुकेशन लेता है प्राइमरी लेवल पर, उसके जो परफॉर्मेंस है उसके आउटकम्स हैं वो हमेशा बेटर होंगे। बेटर एंगेजमेंट होता है, जब बच्चे को उसकी भाषा में हम बात करते हैं तो बच्चा मीन्स हमारे साथ में जुड़ता है, कनेक्टेड रहता है, और वो कनेक्टेड फील करता है तो वो क्या करता है, फिर क्लास के प्रोग्राम्स वगैरह में सब में पार्टिसिपेट करता है और एंगेज रहता है। इंक्रीज क्लासरूम पार्टिसिपेशन, उसका फिर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बच्चे के साथ में फिर 2 वे कम्युनिकेशन होगी, बच्चे को भी समझ में आएगा। रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स, कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज की वजह से बच्चे एक मीन्स स्टार्टिंग में तो एडमिशन ले लेते हैं लेकिन बाद में बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, कोर्स को छोड़ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ आईआईटी, इसमें रिजर्वेशन के बेसिस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, लेकिन जब उनको वहाँ पर इंग्लिश की बात आती है तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते वो स्टूडेंट्स, और फिर बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी को छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये लैंग्वेज का अपने आप में बहुत बड़ा बैरियर है। ग्रेड रेपुटेशन, बहुत सारे कई बार बच्चे फेल होते हैं एग्जाम में क्योंकि उनको लैंग्वेज का इश्यू होता है, वो उस लैंग्वेज में नहीं लिख पाते। सपोज करो आप डीयू में देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे डीयू में जो लॉ कर रहे हैं फैकल्टी ऑफ लॉ में, उनको लैंग्वेज का इशू है, जो मीन्स प्योर हिंदी बैकग्राउंड से आए हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और मीन्स वो बहुत सारे एग्जाम्स में फेल हुए, और उसके बाद में उनका जो है रोल नंबर वाली जो लिस्ट होती है, एडमिशन लिस्ट होती है, वहाँ से उनको मीन्स जो है क्लियर कर दिया गया। वो बच्चे फेल हो गए बिकॉज 10 पेपर्स जो होते हैं 5 एवरी सेमेस्टर में, उसमें से वो मीन्स मिनिमम 10 आउट ऑफ 10 आपको 5 पेपर पास करने होते हैं 1 ईयर में, इट मीन्स 2 सेमेस्टर में, वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इशू एंड अदर इशूज। तो उनको जो है वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, एडमिशन उनका कैंसिल हो गया। जब हम मदर टंग की बात करते हैं तो प्रिजर्व्स कल्चरल हेरिटेज, जब हम अपनी मदर लैंग्वेज से कनेक्टेड रहते हैं तो जो कल्चरल हेरिटेज होता है वो हमेशा हमारे साथ में कनेक्टेड रहता है। फॉरेस्ट फोस्टर्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी,
when we promote every language, the language at the primary level, तो हमारी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो बनी रहती है, बिकॉज लैंग्वेज अपना अपने कल्चर को, एक बिलीफ सिस्टम को, एक नॉलेज को लेकर के चलती है, और वो डाइवर्सिटी हमेशा बनी रहती है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को भी प्रमोट करती है जो प्राइमरी लेवल की लैंग्वेज होती है। सपोज आप अगर जानना चाहते हैं मीन्स सनातन धर्म के बारे में, तो आपको अगर संस्कृत ठीक से आती है तो तब आप उसमें बहुत अच्छे से उसको जान सकते हो, समझ सकते हो। नाउ वी कैन हैव सम पॉइंट्स regarding the mother tongue language. Then the government of India and various states have taken various steps to promote the mother tongue at the primary level. So what are these steps? You can expect some questions which can appear in your examination regarding that what are the steps which have been taken by the government of India. Then first one is Anuvadini AI based app. Anuvadini AI based app is a specially dedicated app for the translation of one language content into the other language. For example, translation of engineering, medical, law, UG, PG and skill books. So this will provide basic or advanced level of support when you are going to translate various books or the content in multiple languages. So Anuvadini is a very special app. Next is eKumbh portal. This is also one of the most important portal which have been launched by the government of India. It has been, if we talk about the eKumbh portal, then it has been launched by the AICTE. ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू टेक्निकल education books in different Indian languages. You know, when we talk about the language and especially regarding the technical courses, then it becomes a hurdle that most of the people generally say that there are lack of resources in other languages other than the English. So this portal provides support to translate various kind of content in other multiple languages, especially related with the technical education. ओके, जैसे कि मीन्स MBBS हो गया आपका, है आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, इन सब का जो कंटेंट है आपको अदर लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड होता है। दीक्षा पोर्टल, इट प्रोवाइड्स स्टडी मटेरियल फॉर स्कूल एजुकेशन इन ओवर 30 इंडियन लैंग्वेजेस। ये देख लीजिए, 30 इंडियन लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर लैंग्वेज प्रोवाइड होती है। Although we have only 22 languages in the 8th schedule of Indian Constitution, but this portal is providing educational material over 30 Indian languages. तो देखो कितना बड़ा इन्होंने स्टेप लिया है। Next we have भाषा सागर पोर्टल. भाषा सागर पोर्टल, it is to develop mobile application and web-based platform for learning Indian languages. इंडियन लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए इन्होंने अपने आप में जो है एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं, डेवलप किए हैं, कि उसकी हेल्प से यू कैन लर्न various languages with the help of this Bhasha Sagar portal. So dear students, keep it in mind that these can appear in your examination, that what is Anuvadini. So Anuvadini is an app to provide translation for various countries. Next is eKumbh portal. तो आपको eKumbh से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि eKumbh क्या है। तो आप सोच रहे हैं कि कहीं गंगा के किनारे बनारस में लगने वाला कोई ये मेला है, उसी से रिलेटेड कुछ होगा। नो, ये एजुकेशन से रिलेटेड है मदर टंग में, इंडियन लैंग्वेजेस में। दीक्षा पोर्टल भी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है, स्टडी मटेरियल इंडिया की ओवर 30 लैंग्वेजेस में। भाषा सागर पोर्टल, ये भी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इंडियन लैंग्वेज सीखने के लिए ये ऐप जो है बनाया गया है। नाउ वी हैव नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज the Prime Minister of India has launched a Boeing Sukanya program. What is Boeing Sukanya program? So let's have some key points about this program. It is to support girls' entry into aviation sector. What is aviation sector? The sector which is associated with the aeroplane or flying industry. तो मीन्स जो एविएशन सेक्टर है, हमेशा जो एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह है, मीन्स एयर ट्रांसपोर्ट से एसोसिएट होता है एविएशन सेक्टर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इस सेक्टर में भी जो विमेन है वो आगे आए। तो उसके प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। सो कीप इट इन माइंड दैट इट इज एसोसिएटेड विद एविएशन इंडस्ट्री टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन फॉर द सेम। Program will provide opportunities for girls and women to learn critical skills in science. Means कहाँ की skills ये promote करना चाहते हैं? तो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स में।
तो इसका फुल फॉर्म क्या है? साइंस, S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग and M for mathematics. So you can also expect a question that there has been a program that is known as STEM. It is associated with what? So it is associated with science, technology, engineering and mathematics. तो आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोग्राम इनसे एसोसिएटेड है, जिससे कि जो गर्ल्स हैं उन सबको बहुत सारी ट्रेनिंग मिले और उनको एविएशन सेक्टर में क्या मिले? जॉब मिले। फॉर यंग गर्ल्स प्रोग्राम विल क्रिएट स्टेम लैब्स बनाई जाएंगी 150 प्लांट लोकेशंस पर, और वहाँ पर उन गर्ल्स को, लड़कियों को ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप, करियर की गाइडेंस वगैरह सब प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर बच्चों को क्या बनाया जाता है? पायलट्स बनाया जाता है। तो ये हो जाता है आपके लिए स्टेम प्रोग्राम और बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। Recently, Ganga dolphin was in news because it was evacuated from Odisha. वहाँ ये प्रॉब्लम थी तो इसको evacuate किया गया, और गंगा रिवर डॉल्फिन काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रिवर डॉल्फिन है, और इसको आइए हम एक बार जान लेते हैं बिकॉज देयर हैव बीन सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। गैंगेटिक डॉल्फिन वाज कैप्चर्ड एंड रेस्क्यूड फ्रॉम जलका रिवर इन उड़ीसा। तो जलका रिवर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट इज गैंगेटिक डॉल्फिन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? गैंगेटिक डॉल्फिन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। हो सकता है आपको एक नई बात पता चली होगी, जैसे व्हेन वी टॉक इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है तो हम टाइगर की बात करते हैं ना, तो ऐसे ही वाटर एनिमल क्या है इंडिया का? दैट इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज गैंगेटिक डॉल्फिन है। अगर मैं बात करूं नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है, तो दैट इज पीकॉक। ये क्या है? जो है पीकॉक है। और नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या है? तो बनियान ट्री है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सूसू। इसको किस नाम से जानते हैं हम? सूसू के नाम से जानते हैं गंगा रिवर डॉल्फिन को। ये हमेशा कहाँ हमको जो है मिलती है? वी कैन लोकेट इट देयर लिविंग अबोर्ड इज इन गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और सब कर्णफूली, सांगू ऑफ इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन की जो रिवर्स हैं उनमें हमको गंगा रिवर डॉल्फिन देखने को मिलती है। The main characteristic of, or the specialization of this dolphin is that they live only in fresh water, so we cannot find them in oceanic water. Means जो salty water होते हैं वहाँ पर हमको गंगा रिवर डॉल्फिन देखने को नहीं मिलती। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है जो शायद आपको बिल्कुल ना पता हो, these are essentially blind. ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन होती हैं हमेशा कैसी होती हैं? ब्लाइंड होती हैं। इट मीन्स दे डोंट हैव आईज टू सी। तो फिर कैसे ये अपना काम करती होंगी? द हंट बाय एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो ये किस पर काम करती हैं? ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स पर काम करती हैं। क्या करती हैं कि कुछ अपने पास से कुछ वेव्स को ये रिलीज करती हैं, और वो किसी प्रोडक्ट से टकरा करके फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं। तो उसी से ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन होती है ये क्या लगा लेती है? अपना अंदाजा लगा लेती है कि ये यहाँ से इतनी दूर से आया होगा, उसी से कर लेती है। जैसे हमारे पास सोनार टेक्नोलॉजी है, राडार टेक्नोलॉजी है ना, लिडार टेक्नोलॉजी है, ये अभी हम एक एक करके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी तरीके से ये काम करती है इसकी टेक्नोलॉजी अल्ट्रासाउंड वेव्स के बेसिस पर, और वहीं से ये सब लोग ये जो रिवर्स की जो फिश हैं ये आइडिया लगा लेती हैं और अपने फूड तक पहुंच जाती हैं। और इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में यह है कि फीमेल्स आर लार्जर देन मेल्स, और मेल्स से हमेशा ये बड़ी होती हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत से रिवर डॉल्फिन पार्क्स में लोग इनके जो है पीछे बैठ जाते हैं, पकड़ लेते हैं और इनके ऊपर घूमते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ को बहुत सारे थ्रेट्स हैं, इसीलिए ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है अकॉर्डिंग टू IUCN। ध्यान रखना है आपको, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, क्या क्या थ्रेट्स हैं इनकी लाइफ के लिए? पोचिंग है, डॉल्फिन का ऑयल के लिए वगैरह इनको जो है लोग पोचिंग करते हैं, इनकी हंटिंग करते हैं। यूज्ड एज फिश अट्रैक्टमेंट की तरह इनको यूज किया जाता है। इनका जो मीट वगैरह होता है दूसरी फिशेस को अट्रैक्ट करने के लिए, फिशिंग के लिए। फॉर मेडिसिनल पर्पजेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन बाय डैम्स। अब बहुत सारी जगह पर जो रिवर्स हैं उनमें डैम्स वगैरह बन गए, तो इनका जो हैबिटाट है, इनका जो लिविंग स्पेसेस है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी इनकी लाइफ को क्या है? थ्रेट है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई है। व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस? एंड दीज आर इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द कोचिंग सेंटर्स बट आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स।
देयर पेरेंट्स, गार्जियंस, उन सब के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। क्या है इसका कंटेक्स्ट, क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को अभी रिलीज किया है। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स के लिए। मीन्स उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा और उनको एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू, या हम कहें कुछ गाइडलाइंस के थ्रू, रूल्स के थ्रू उनको क्या किया जाएगा, उनको रेगुलेट किया जाएगा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने मन माने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर हैव बीन वेरियस इंसिडेंट्स वेयर द इंसिडेंट्स लाइक फायर। हमने देखा कि कुछ ही समय पहले पिछली गर्मियों में जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है फायर का जो इंसिडेंट हुआ था और बच्चे छत से कूद रहे थे, आपने देखा होगा। बहुत सारे बच्चों को चोटें आई, सिर फट गए और कुछ डेथ वगैरह भी आई थिंक हुई थी और वो चीज़ें अंदर ही अंदर दबा दी गई। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पर फायर फाइटिंग वगैरह की कोई फैसिलिटीज़ उनके लिए नहीं है, कोई प्रॉपर एग्जिट डोर नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है फायर वगैरह का तो बच्चे भागेंगे कहाँ से? जैसे कि अभी हम अपनी मनु लॉ क्लासेस की बात करें, ठीक है, एमएलसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं। चाहे वो फायर फाइटिंग की बात हो, बहुत सारे आपको एग्जिट गेट ऑलरेडी यहाँ पर दिए गए हैं। फायर एक्सटिंग्विश के लिए पूरा सिस्टम यहाँ पर जो है ऑलरेडी बना हुआ है। 3 गेट दिए गए हैं आने जाने के लिए, एग्जिट करने के लिए। तो बहुत कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। तो इन्हीं को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन क्या है कि एक कोचिंग सेंटर क्या होगा, जो सेंटर एस्टैब्लिश्ड, रन और एडमिनिस्टर बाय एनी पर्सन टू प्रोवाइड कोचिंग फॉर एनी स्टडी प्रोग्राम के लिए जो कोचिंग कराएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एकेडमिक सपोर्ट हो टू द स्टूडेंट्स, या स्कूल लेवल पर हो, कॉलेज लेवल पर हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, जहाँ पर मोर देन 50 स्टूडेंट्स होंगे, तो उन पर ये सारी की सारी गाइडलाइंस क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। तो जो छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर वगैरह हैं, आई थिंक जो 50 स्टूडेंट से कम की उनकी अगर स्ट्रेंथ है तो उन पर ये गाइडलाइंस शायद ये एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज इन्होंने जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड रखा है वो 50 स्टूडेंट्स का रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट पर आपके गाइडलाइंस में क्या है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनको प्रोवाइड की गई है कि जितने भी जो कोचिंग सेंटर्स होंगे उन सबको एक एप्लीकेशन देना होगा अपनी लोकल अथॉरिटी में, वहां से उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें इन्होंने क्या कर दी कि इफ अ कोचिंग सेंटर हैज मल्टीपल ब्रांचेस, अगर उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उसको जहां जहां उसकी ब्रांच है, ईच ब्रांच इज कंसीडर्ड एज ए सेपरेट एंटिटी, तो उसको वहीं पर जहां पर उसकी ब्रांच है वहां उसका रजिस्ट्रेशन होगा, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन होगा। अभी तक क्या होता था, सपोज करो कि कोई ए नाम की कोचिंग है, उसने दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ से उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है और इसने इंडिया के बहुत सारे जगह पर अपनी छोटी छोटी ब्रांचेज अगर ओपन कर रखी है, तो वहाँ वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे। तो मीन्स हेडक्वार्टर से सारा काम उनका चलता था नहीं, लेकिन अब उन सबको क्या करना होगा, अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स भी जो है फिक्स किए गए। क्या कि कोचिंग सेंटर्स मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग मिसलीडिंग, जो प्रोमिसेस हैं, गारंटीज हैं, वो सब अब वो नहीं दे सकते कि हम आपको जो है बहुत अच्छी रैंक दिलाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपके यहाँ से आएंगे। पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई बार कोचिंग सेंटर्स ऐसा बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज एम्फेसाइज्ड, मीन्स उसमें ट्रांसपेरेंसी पर फोकस किया जाएगा कि जो वेबसाइट वगैरह जो कुछ भी होंगी उन पर सब कुछ क्या होगा, मीन्स उन पर जो है जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सबकी सब कैसी होगी, प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर टीचर्स, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, क्या करिकुलम की डिटेल क्या है, ड्यूरेशन क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है, फीस क्या है, ये सब उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन को बताना होगा स्टूडेंट्स के लिए। अब वो किसी प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में हो सकता है या किसी अदर फॉर्म में हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता था कि हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसका हमें पता ही नहीं होता था कि हम वो हमारे जो टीचर हैं वो क्या क्वालिफिकेशन है उनकी है, बस पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट एनरोलमेंट। जो स्टूडेंट्स होंगे 16 ईयर से कम के, वो उन बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाएगा ऐसी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। और उनका ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, मीन्स 12th के बाद ही उनका एडमिशन लिया जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह उन सबके लिए, स्पेशली इन एकेडमिक फील्ड में। तो 12th से पहले के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, ये एक मीन्स एक बड़ी अजीब सी बात है। बिकॉज क्योंकि आप देखिए कि IIT है ना, JEE, या मैं आपसे बात करूं कि CPMT है, अब तो UPSC और क्लैट हो गया, ये सारे एग्जाम ऐसे हैं बहुत सारे जिसमें अगर UPSC को हटा दूं
तो ये सब के सब ऐसे हैं कि 12th के बाद तुरंत एग्जाम में बच्चे अपीयर होते हैं। कुछ एग्जाम ऐसे हैं कि जो अभी 12th में हैं तब भी वो अपीयर होते हैं। तो जिस बच्चे को 12th में अपीयर होते हुए किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, वो बच्चे 10th या 11th में ही एडमिशन ले लेते हैं और तब उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसको लेकर के बहुत सारे अभी कंफ्यूजन्स भी लोगों में हैं और लोगों का कुछ क्रिटिसिज्म भी है इस पॉलिसी को लेकर के। जैसे मैं बात करूं आपसे, तो जैसे एनडीए का एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, इसमें जो मिनिमम ईयर जो एज है, ठीक है, 16.5 ईयर से स्टार्ट होता है और 19.5 तक चलता है। तो जिस बच्चे को 16.5 ईयर्स की एज में एनडीए क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, तो उसको 15 या 14 की एज से क्या करना होता है, अपनी कोचिंग स्टार्ट करनी होती है। बाकी और हम बात करें तो फीस का स्ट्रक्चर वगैरह वो सब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को बताना होगा कि क्या कोर्स कौन सा होगा, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, कितने आवर्स की क्लासेस होंगी, क्या आपको उसमें ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्या हॉस्टल होगा, फीस कैसी होगी, यदि आप कोर्स को बीच में छोड़ेंगे तो आपकी फी रिफंड कैसे होगी, फी रिफंड का प्रोसीजर क्या होगा, ये सब बच्चे को पहले ही एडमिशन के समय बताना होगा। एनी फी इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स मीन्स यदि आप बच्चे ने आज 22 ऑफ जनवरी को अगर एडमिशन ले लिया और उसका कोर्स मीन्स 1 ईयर का है और इस बीच में कोचिंग चाहे कि फीस को इंक्रीज कर दे, नो, इट इज़ नॉट अलाउड। ना तो आप एजुकेशन की ट्यूशन की फीस इंक्रीज कर सकते हो और ना ही हॉस्टल की फीस इंक्रीज कर सकते हो। तो ये फीस आपकी कभी भी नहीं बढ़ाई जाएगी ड्यूरिंग दैट कोर्स। जब एक बार आपका कमिटमेंट हो गया कि इतने रुपए में हम आपका कोर्स कराएंगे तो उससे ज़्यादा फीस आप नहीं ले सकते। एग्जिट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो केस ऑफ मिड कोर्स, इन केस ऑफ मिड कोर्स विड्रॉल्स, अ प्रो राटा रिफंड इज मैंडेटेड विद इन द 10 डेज। यदि बच्चा उस एडमिशन से बाहर निकलना चाहता है तो उसके 10 डेज के अंदर अंदर उसकी रिफंड जो है पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात होती है यहाँ पर किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत सारा इन्होंने दिया है कि जो है एक बच्चे के लिए कम से कम 1 स्क्वायर मीटर का स्पेस मिलना चाहिए, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं हो क्या ये है कि इतना अगर उनको मिलेगा एक बच्चे को, तो जहाँ अगर हम बात करें तो ये 5 से 6 फीट की एक बेंच होती है और उसमें बच्चे के लिए ये डेस्क होती है और यहाँ पर ये मान लो एक बेंच होती है, ठीक है, इस पर लगभग 6 बच्चे बैठते हैं, 6 से 7 बच्चे बैठ जाते हैं, ठीक है, इतने से स्पेस में। अब आप सोचिए अगर एक बच्चे को 1 स्क्वायर मीटर का आप जो है स्पेस देंगे तो भाई फिर तो क्लास में क्या मीन्स अलग ही लेवल का उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, ठीक है। एडरेंस टू फायर सेफ्टी वगैरह को सबको ध्यान देना होगा, उसके कोर्स होंगे, मीन्स बिल्डिंग की सेफ्टी वगैरह वो सब सर्टिफिकेट वगैरह उनको लेने होंगे। प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, बहुत अच्छे से उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, गर्मी में बच्चे मीन्स ऐसा नहीं कि परेशान हो रहे हों। लाइटिंग वगैरह का प्रॉपर अरेंजमेंट उसमें होना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए। कोचिंग सेंटर में सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, फर्स्ट एड किट होना चाहिए और इमरजेंसी के लिए मेडिकल असिस्टेंस भी वहाँ पर होना चाहिए। साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी उनको वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट वगैरह रखने होंगे जो बच्चों की काउंसलिंग वगैरह कर सकें। इफ़ वी टॉक अबाउट स्टडी आवर्स, तो बच्चों के जो ट्यूशन की क्लासेस होंगी वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसी टाइम पे स्कूल है और उसी टाइम पे क्लासेस हैं, तो वो अल्टरनेट आवर्स में होना चाहिए। और दूसरी बात, ये बच्चों के लिए देखो, अब आप खुश हो जाएंगे कि बच्चों के लिए वीकेंड पर ऑफ देना कंपलसरी होगा। ये तो मीन्स बच्चे खुश हो गए। अब यार टीचर्स भी खुश हो जाओ कि जो किसी भी एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो उनको वीकेंड पर ऑफ उन टीचर्स को मिलेगा ही मिलेगा, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी कर दिया है। क्लास के साइज की अगर हम बात करें तो क्लास के साइज में भी हेल्दी रेशो होना चाहिए स्टूडेंट्स और टीचर्स का, ठीक है, ये सब भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टीचर है और उसके सामने उसको बिछा दिए 200 बच्चे, तो किसी पर कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है, बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं, तो वो सब भी नहीं होना चाहिए। हम अगर जैसे एमएलसी की बात करें, ठीक है, तो आपको बहुत बड़े बैचेस हम यहाँ पे नहीं बनाते हैं, स्मॉल बैचेज होते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स पर एक पर्टिकुलर अटेंशन मिल पाता है टीचर का। मेंटल वेलबींग के लिए आपको जो है साइकोलॉजिस्ट वगैरह उन सब की जो है रखना होगा। और कंपेटेंट अथॉरिटी जो है वो स्टेप्स ले सकती है कि बच्चों की काउंसलिंग वगैरह वो सब कराई जाए टाइम से। और कंप्लेंट की मैकेनिज्म भी इस बार इसमें रखी गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, देखो स्टूडेंट्स पेरेंट्स ये कंप्लेंट कर सकते हैं अगेंस्ट कोचिंग सेंटर। तो कोचिंग सेंटर्स को भी राइट दिया गया है कि ये भी कंप्लेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के अगेंस्ट में।
दीज कंप्लेंट्स विल बी रिजॉल्व विद इन 30 डेज। उनको 30 डेज के अंदर क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। पेनल्टी के भी प्रोविजंस इसमें रखे गए हैं। क्या क्या है, यदि कोई मीन्स इन गाइडलाइंस का यदि वायलेशन करता है तो इन द फर्स्ट केस देयर विल बी 25,000 का फाइन होगा फर्स्ट वायलेशन पर। सेकंड वायलेशन पर ये फाइन हो जाएगा 1 लाख रुपीज का। और अगर उसके बाद भी कोई इन गाइडलाइंस का वायलेशन करता है तो फिर उसको जो है क्या झेलना पड़ सकता है कि उसका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो सब बंद हो जाएगा और उसकी ब्रांच, उसका कोचिंग सेंटर वगैरह भी बंद करवा दिया जाएगा। इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इसमें रखे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, today we have discussed various important news and current affairs which are relevant for your upcoming examination. So I hope that you are watching with all the news analysis with your pen and paper to note down the important points which can help you before the examination. So again, I wish you all the best for your examination. Continuously focus on your study and keep going on. So we are going to end today's session in the hope that we will meet again in the next session. Thank you. Bye-bye.